हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं NCERT से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। 6 to 8 जो साइंस की बुक चलती है NCERT की, उससे मैंने साइंस को कंप्लीट पढ़ा दिया है। और अब मैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ और इस प्रैक्टिस में मैं पेडागोजी के क्वेश्चन भी साथ में ले रही हूँ। तो ये तीसरा वीडियो है और इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, उसके भी 2 वीडियो आ चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। क्योंकि मैथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ नए प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना तो मैथ में बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय है? पहला विकल्प है दूध में चीनी मिलाना, दूसरा है दूध से दही जमाना, तीसरा है दूध से पनीर बनाना और चौथा है दही से लस्सी बनाना। तो मैंने आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन NCERT की बुक से पढ़ाई है और आप लोगों ने यदि वीडियो देखे हैं तो आपको पता भी होगा। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अब इसमें रासायनिक परिवर्तनों का समुच्चय पूछा गया है, तो दूध में चीनी मिलाने से कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही जमाना, तो इसमें नया पदार्थ बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बनाना, इसमें भी नया पदार्थ बन रहा है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन दही से लस्सी बनाना, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा और तीसरा रासायनिक परिवर्तन है, यानी आपका जो दूसरा विकल्प है बी विकल्प, वही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? पहला विकल्प है ऊन, दूसरा है रेशम, तीसरा है फिलीस और चौथा है जूट। तो तंतुओं का जो वर्गीकरण है वह 3 प्रकार के हैं। तंतु कौन कौन से हैं? प्राकृतिक तंतु, अर्ध संश्लिष्ट तंतु और संश्लिष्ट तंतु। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे प्राकृतिक और कृत्रिम भी लिखा हुआ है। प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पादपों से और जंतुओं से, जैसे कपास है, रेशम है, जूट है, ये सभी हमें जंतुओं से और पादपों से प्राप्त होते हैं। अर्ध संश्लिष्ट तंतु क्या होते हैं? जो रासायनिक संशोधनों द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तंतु से प्राप्त होते हैं। उदाहरण है सेलुलोज, डाई एसीटेट, ये सभी क्या है? अर्ध संश्लिष्ट। और संश्लिष्ट तंतु क्या है? जो मानव द्वारा प्रयोगशालाओं में निर्मित होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी संश्लिष्ट तंतु हैं। इसमें सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु पूछा गया है, तो वह होता है रेशम। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम सूचक है? पहला है हल्दी का घोल, दूसरा है लिटमस का घोल, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज का घोल और चौथा है चाइना रोज का घोल। तो सबसे पहले आपको सूचक पता होने चाहिए। तो सूचक वे पदार्थ है जिनका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारकीय है। अम्ल और क्षार के प्राकृतिक सूचक के और उदाहरण कौन कौन से हैं? लिटमस पत्र है, लाल गोभी की पत्तियां हैं, हल्दी, गुड़हल, ये सभी हैं प्राकृतिक सूचक। इसमें कृत्रिम पूछा गया है, तो हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, चाइना रोज का घोल, ये सभी हैं प्राकृतिक, लेकिन मिथाइल ऑरेंज का घोल ये कृत्रिम सूचक है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा फिनोप्थिलीन भी कृत्रिम सूचक है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिति अपने मित्र को एक गुप्त संदेश भेजना चाहती है। उसने अपने मित्र को एक पत्र दिया जिसमें कुछ भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने मित्र से कहा कि वह कागज पर चुकंदर का रस मल दे।
जिसके बाद गहरे लाल रंग में संदेश दिखने लगेगा। आदिति ने संदेश लिखने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया होगा? पहला है साधारण नमक, दूसरा है ग्लूकोज का घोल, तीसरा है बेकिंग सोडा का घोल और चौथा है नींबू का रस। तो आदिति ने कहा है कि जो कागज है उस पर चुकंदर का रस मल दे। तो चुकंदर का जो रस होता है ये प्राकृतिक सूचक है और इसमें पूछा गया है कि किस पदार्थ से संदेश लिखा गया है। तो संदेश लिखा गया है बेकिंग सोडा के घोल से, क्योंकि ये क्षारकी विलयन है और जो चुकंदर का रस है ये सूचक है। तो ये लाल रंग में संदेश दिखाएगा। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सी विकल्प है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है समरूप जुड़वा का जन्म होता है। पहला विकल्प है अलैंगिक प्रजनन से, दूसरा है 2 अंडों के निषेचन से, तीसरा है 1 अंडे का निषेचन 2 शुक्राणुओं से और चौथा है 1 अंडे का निषेचन 1 शुक्राणु से। तो समरूप यानी जुड़वा का जन्म होता है 1 अंडे का निषेचन 1 शुक्राणु से। तो इसमें क्या होता है कि निषेचित अंडे से पुनरुत्पादित होते हैं और जो विभाजित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक व्यक्तियों के साथ 2 बच्चों का जन्म होता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 1 अंडे का निषेचन 1 ही शुक्राणु से होता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दी के दिनों में दरवाजे के धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? पहला विकल्प है प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, दूसरा है प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, तीसरा है धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकिरक है और चौथा है धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। तो कुछ पदार्थ जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं और कुछ कुचालक होते हैं, ये आप लोग जानते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इसमें पूछा गया है कि सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा महसूस होता है क्योंकि प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इसीलिए तो वो ठंडा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया गया है पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है और कारण दिया गया है मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। अब इसमें बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। तो जो पराश्रव्य ध्वनि होती है ये मनुष्य नहीं सुन सकते। ये आपको मैंने ध्वनि वाले चैप्टर में पढ़ाया है और जितने भी लेसन मैंने पढ़ाए हैं सबके टाइटल मैंने वीडियो के थंबनेल में डाल रखे हैं ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। तो पराश्रव्य ध्वनि मनुष्यों के लिए अश्रव्य है, ये सही है और मानव कान की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है? पहला है यह तड़ित यानी बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है, दूसरा है यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो, तीसरा है यह बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को भूमि में संवाहित कर देता है और चौथा है यह बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भवन के शीर्ष पर एक धातु की छड़ को भवन की सुरक्षा के लिए एक मोटे तार की सहायता से विद्युत रूप से जमीन से जोड़ा जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक जमीन से जोड़ दिया जाता है
क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि बिजली के इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है, यानी जो आवेश होता है वह भूमि में चला जाता है। तो सी विकल्प इसमें सही है और आप लोगों को मैं ये डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि हम प्राकृतिक रेशों के कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशों के कपड़े पहने तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम यानी संश्लेषित रेशे, पहला विकल्प है जलने पर राख बन जाते हैं, दूसरा है जलने पर पिघलकर द्रव होकर वाष्पित हो जाते हैं, तीसरा है लपटों के साथ जलने लगते हैं और चौथा है जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो संश्लेषित या कृत्रिम कपड़े होते हैं जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, तो ये यदि आप पहनते हैं और यदि दुर्घटनावश आग लग जाती है तो ये जो कपड़े हैं ये जलने पर चिपचिपे द्रव बन जाते हैं और शरीर से चिपक जाते हैं। तो इसीलिए जो सूती वस्त्र होते हैं उन्हें पहनना चाहिए क्योंकि सूती वस्त्र जल्दी आग नहीं पकड़ते। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन कपड़ों को पहनकर आग वाले जो काम है, जैसे गैस पर आप काम कर रहे हैं या कोई और ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो इन कपड़ों को मत पहनिए क्योंकि ये जल्दी आग भी पकड़ते हैं और ये जलने पर चिपचिपे द्रव बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? पहला है वायु, जल, लकड़ी, दूसरा है लकड़ी, नमक, रेत, तीसरा है नमक, रेत, जल और चौथा है लकड़ी, वायु, रेत। तो मिश्रण क्या होता है? एक से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक किसी अनुपात में मिश्रित होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण के प्रतिरूप में इसके यौगिक के समान अनुपात होते हैं, यानी जो यौगिक मिलाए जाते हैं वो समान अनुपात में मिलाए जाते हैं, और विषमांगी मिश्रण में विभिन्न अनुपात में मिलाए जाते हैं। इसमें मिश्रणों का समूह पूछा गया है। तो आप देखेंगे पहले में वायु मिश्रण है, लकड़ी मिश्रण है, लेकिन जल मिश्रण नहीं है। दूसरे में लकड़ी है, रेत है, लेकिन जो नमक है यह क्या है? यह आयनिक यौगिक है, तो इसीलिए बी विकल्प भी नहीं होगा। तीसरे में लिखा है नमक, रेत, जल, तो जल यौगिक है, नमक और रेत, नमक आयनिक यौगिक है और रेत मिश्रण है, तो इसीलिए ये विकल्प भी नहीं होगा। लेकिन जो चौथा विकल्प है लकड़ी, वायु और रेत, ये विकल्प सही है। इसमें तीनों ही मिश्रण हैं, तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी मीटर में दी गई है लेकिन समय मिनट में दिया गया है, हमें इसे सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो दूरी बटे समय होता है, 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120। 120 से दे देंगे भाग, ये कट जाएगा 3 बार। तो आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, 3 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? पहला विकल्प है अधिकांशतः मध्य में, दूसरा है केवल मध्य में, तीसरा है सभी जगह समान रूप से और चौथा है अधिकांशतः दोनों किनारों पर। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो
तो चुंबक को लोहे के बुरादे के समीप लाते हैं तो लोहे का बुरादा अधिकांशतः दोनों किनारों पर चिपकता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए, बी, सी और डी निम्न 4 माध्यमों को निरूपित करते हैं। वायु, जल, लोहे की छड़ और निर्वात। ऊपर दिए गई किन माध्यमों में ध्वनि की गति क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम होगी? तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो चौथा तो इसमें गलती हो गया क्योंकि निर्वात में ध्वनि का गमन होता नहीं है। अब बचते हैं वायु, जल और लोहे की कील। तो पूछा गया है कि सबसे कम किसमें होगा और सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो सबसे कम होगा वायु में और सबसे ज्यादा होगा लोहे की छड़ में। तो पहला और तीसरा यानी कि जो सी विकल्प है वही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? पहला लिखा है पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। दूसरा लिखा है तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। तीसरा लिखा है तने पर मोम की एक मोटी परत होती है। और चौथा है जड़ें सतह के समीप होती हैं। तो कैक्टस रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं ये कांटों के रूप में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी की हानि को रोक सकें। और इसका तना पानी धारण करने के लिए मोम की मोटी परत से ढका होता है। पानी के भंडारण के लिए बड़े और मांसल तने होते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं ये जमीन में गहराई तक जाती हैं। तो इसमें पहला सही लिखा हुआ है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जड़ें सतह के समीप होती हैं ये गलत है क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है और इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं पानी को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें जो विकल्प आपका सही है वह है पहला विकल्प। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें है ए विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है तो चलिए मिला लेते हैं। एक तरफ लिखे हुए हैं जोड़ों के नाम और एक तरफ लिखे हुए हैं कि जोड़ ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए मिलाते हैं। पहले लिखा है क्रिकेट की गेंद फेंकना, तो इसे मिलाएंगे गेंद और उलूखल संधि यानी इसे चौथे से मिलाएंगे। सिर को बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, धुराग्र संधि के कारण ऐसा होता है। कोहिनी की गति तो ये होती है हेंज संधि। और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति तो ये अचल संधि। और जोड़ से एक प्रश्न पूछा जाता है ज्वाइंट से, तो आपको याद रखना है। तो इसमें ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी कि आपका जो पहला विकल्प है वह सही हो जाएगा। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अब 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के हैं। तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ावा देना। दूसरा है छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तीसरा है प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना। और चौथा है अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें अभ्यासों में गतिविधि और परियोजना दी गई है। क्यों दी गई है? अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि विज्ञान जो है जांच, अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है,
जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक प्रकृति विकसित करना भी है। तो इसीलिए अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को ये परियोजनाएं और गतिविधि अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। लिखा है पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशल के आधार पर ग्रेड। दूसरा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध। तो विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो छात्र हैं उनके रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने का उन्हें अवसर मिल सके, ताकि उनकी जो सृजनात्मकता है उसे अच्छी तरीके से पोषित किया जा सके। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। विकल्प दिए गए हैं श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। दूसरा है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। तीसरा है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। और चौथा है व्याख्यान के दौरान कक्षी प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना। उपर्युक्त उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? तो प्रकरण क्या दिया गया है? द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। विज्ञान शिक्षक के लिए साक्षात्कार देना है। तो अभ्यर्थियों को क्या करना है कि अभ्यर्थियों ने भिन्न उपागमों का अनुपालन किया। तो पहले विकल्प में लिखा है कि श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या। पहले उन्हें समझाना है, विस्तृत व्याख्या तुरंत ही नहीं करनी है। तो पहला तो गलत हो गया। विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग। सिर्फ चार्ट पर दिखाने से कोई भी जो शिक्षार्थी है वह प्रभावी तरीके से नहीं समझ सकता है और ना ही शिक्षक चित्रों के माध्यम से प्रभावी तरीके से शिक्षण कर सकता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षक का साक्षात्कार है। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, व्यवहारिक छात्र गतिविधियां शामिल हैं और चर्चा भी बाद में आयोजित की जाएगी। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है और तीसरा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह जो दृष्टिकोण है यह छात्रों को वस्तुओं में परिवर्तन करके वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में मदद करता है, जिससे अमूर्त ज्ञान अधिक स्पष्ट हो सकता है। तो इसीलिए व्यवहारिक गतिविधियां शामिल करने के लिए शिक्षकों को बताया जाता है कि हस्तपरक गतिविधियां हैं और व्यवहारिक गतिविधियों को शिक्षण में शामिल करें। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का फिल करना है के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। पहला है सीखने का स्तर सुनिश्चित करने। दूसरा है समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। और चौथा है नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। तो विज्ञान शिक्षण में कक्षी प्रश्नों की जो तकनीक है सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से
प्रयोग की जाती है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न पूछने की जो तकनीकी है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह अधिगम को प्रोत्साहित करती है और छात्रों को अपने ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने में मदद करती है। तो इसीलिए कक्षा कक्ष में प्रश्नों को पूछा जाता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। जो प्रश्न मैं ले चुकी हूँ 15, उन्हीं में से एक प्रश्न ये है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। ये चरण सही क्रम में नहीं है। खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर 10 बूंद डालिए और परख नली को हिलाइए। दूसरा है परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए। तीसरा है परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। और चौथा है इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करना है और इन्हें क्रम से लगाना है। तो कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा के विलयन का उपयोग प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये आपको मैं एनसीईआरटी में पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें क्रम बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर या पेस्ट बनाना है। ये आएगा पहले नंबर पे। उसके बाद क्या करना है, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालिए और फिर परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए। इस क्रम में ये आएंगे, यानी कि पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी और फिर आएगा सी। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन ये नहीं है। बीच में आ गया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न दिया गया है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को, पहला विकल्प है बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तीसरा है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए और चौथा है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो एक अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो विज्ञान है वह बच्चे को समझ में आनी चाहिए। जब बच्चा समझेगा ही नहीं तो बच्चे के प्रति अच्छी विज्ञान शिक्षा ईमानदार कैसे होगी। तो जो तीसरा विकल्प लिखा है वह सही है कि जो विज्ञान शिक्षा है, अच्छी विज्ञान शिक्षा, वह बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एनसीएफ जो 2005 है उसके अनुसार विज्ञान के शिक्षण को उन विधियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सोच प्रक्रियाओं, तर्क, जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करें। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। ये सही क्रम में नहीं है। पहला लिखा है बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए। बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। अब इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि जो मापनी बेलन है उसका अल्पतमांक लिखना है। फिर क्या करना है, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालना है। फिर क्या करना है, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाना है और बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखना है। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वह तीसरा विकल्प हो जाएगा। पहले गा, फिर घा, फिर
खा और फिर का। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? पहला है दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, दूसरा है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, तीसरा है गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति और चौथा है गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो शिक्षण विधियां क्या होती हैं? इसमें लिखा है पद्धति संयोजन, इसे ही शिक्षण विधियां कहते हैं। तो शिक्षण विधियां शिक्षण के वे तरीके हैं जो छात्रों की प्रभावी शिक्षा शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि पर निर्भर करती है। 8वीं कक्षा के छात्रों द्वारा विज्ञान के प्रक्रिया कौशल के अधिग्रहण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए कि सूक्ष्म जीवों के विषय को पढ़ाना है तो परियोजना सह प्रयोगशाला पद्धति, यानी जो यहाँ पर कम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सह, तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। परियोजना सह प्रयोगशाला पद्धति को अपनाना चाहिए, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। जो प्रयोगशाला विधि होती है विज्ञान शिक्षण के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल शिक्षक केंद्रित विधियों में से एक है। हर शिक्षार्थी को अनुभव प्रदान करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो बच्चे हैं वह करके सीखते हैं, तो इसीलिए परियोजना सह प्रयोगशाला पद्धति को अपनाना है और जो करके सीखने वाला ज्ञान होता है वह स्थायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? पहला है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, दूसरा है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, तीसरा है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना और चौथा है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो इसमें पूछा गया है कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? तो प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को फिल करना है पर बल देना चाहिए। पहला विकल्प है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, दूसरा है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, तीसरा है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने और चौथा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की यह अनुशंसा है कि जो कक्षा कक्षी अधिगम है उसे विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें शिक्षार्थियों की मदद करना, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है यह है कि पहला है उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, दूसरा है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, तीसरा है उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए और चौथा है उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वह सीखने के लिए सही हो, जीवन के लिए सही हो और विज्ञान के लिए सही हो। तो इस प्रकार विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित मानदंडों यानी वैधता को पूरा करना है और पाठ्यक्रम का पालन करना है।
इसमें संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ पूछा गया है। तो संज्ञानात्मक वैधता यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक व्यवहार आयु के उपयुक्त हो और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर हो। यानी जिस आयु में बच्चे हैं उसी के अनुसार ही सामग्री है, भाषा है, पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है, सामग्री है, ये सब बच्चे के आयु के अनुरूप होना चाहिए, तभी तो बच्चे समझेंगे। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, पहला है विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, दूसरा है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, तीसरा है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, और चौथा है वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो रचनावाद शब्दावली का अर्थ पूछा गया है। तो रचनावाद जो है इस विचार पर आधारित है कि सार्थक शिक्षा तब होती है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कब होगा? जब सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से शामिल होंगे। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अध्गम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? पहला है पोस्टर बनवाकर, दूसरा है निबंध लिखवाकर, तीसरा विकल्प है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, और चौथा है पहेली प्रतियोगिता करवाकर। तो शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अध्गम को सार्थक बनाना है। तो क्या करना है कि बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब बच्चे स्वयं से लोगों का साक्षात्कार लेंगे, उसके बारे में यानी जल की खपत के बारे में लोगों से पूछेंगे, समझेंगे, तो इस प्रकार के अध्गम को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन से पहले एक अध्यापक ने उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र दिया और उनसे कहा कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? पहला विकल्प है विद्यार्थियों की रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। दूसरा है पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना और तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तीसरा है मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अध्गम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। और चौथा है पता लगाना कि किस विद्यार्थी ने पहले से पाठ पढ़ा हुआ है और कक्षा में तैयारी करके आना तथा तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। तो आप लोगों को कुछ शब्द याद रखने हैं जिनसे आप प्रश्न का उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर प्रश्न में लिखा हो कि श्रेणीकरण करना, वर्गों में बांटना या पुरस्कृत करना बार बार बच्चों को, या उन्हें दंडित करना, हतोत्साहित करना, तो इस प्रकार के जो शब्द लिखे होते हैं विकल्पों में, तो ये विकल्प प्रश्न के उत्तर नहीं होते। अब इसमें लिखा हुआ है कि श्रेणीकरण करना, क्योंकि श्रेणीकरण तो हमें करना ही नहीं है। शिक्षक का जो दायित्व है उसे अपने कक्षा के सभी बच्चों को समान समझना है। उसकी नज़र में सभी बच्चे समान हैं। उसे श्रेणी में नहीं बांटना है कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा कम जानता है, तो इस प्रकार से श्रेणी में उसे नहीं बांटना है। तो जो श्रेणीकरण करने वाले विकल्प हैं वो गलत हो जाते हैं। अब रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, तो कला की कक्षा तो नहीं चल रही है चित्रकला की जिसमें कला बनाना सिखाया जाए, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना,
ताकि भावी शिक्षण अधिगम सत्र को तदनुसार नियोजित किया जा सके। यानी कि शिक्षक ये जान सके कि बच्चों की क्या राय है पाचन के बारे में, तो उसी के अनुसार वह अपनी योजना बना सकेगा। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, लिखा है कक्षा 7 की अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को। पहला विकल्प है चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। दूसरा है बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए। तीसरा है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए। और चौथा है चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो कक्षा में जो विचार विमर्श होता है ये सभी विषयों में सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छात्रों को केवल प्राप्त करने के बजाय सूचना को संसाधित करने में मदद करता है। तो विचार विमर्श तो करना ही चाहिए। अब इसमें क्या है, कौन से विकल्प सही है ये पूछा गया है। चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, ये तो गलत है, क्योंकि चर्चा के दौरान प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, कम प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला इसमें गलत हो गया। बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, यानी सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि 2-4 बच्चे बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में शिक्षक उनकी तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं, सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए। तो इसमें भी सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, ये भी सही है। और चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए, ये भी सही है। BCD इसमें सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न लिए थे आज की वीडियो में। 15 आपके NCERT बेस्ड थे और 15 पेडागोजी के थे। एक प्रश्न और NCERT बेस्ड आ गया था। तो 30 प्रश्न मैंने लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और इस बार मैं पेडागोजी साथ में लेती चल रही हूँ ताकि आप लोगों का पेडागोजी वाला पोर्शन जो है बाद के लिए ना बचा रहे, क्योंकि बाद में पेडागोजी बच जाती है फिर उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है। तो साथ में इसकी भी प्रैक्टिस करते चलिए। और NCERT से मैंने कंप्लीट पढ़ा ही दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। तो आप लोग वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी समय है, आप लोग 2-4 दिन टाइम निकाल लीजिए और आप सभी वीडियो देख सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस मैं करवा ही रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।